हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉलिटन। आज हम पार्ट 4 में सितंबर की क्रोनोलॉजी है उसका अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है वो कंप्लीट करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी लेकिन वो पूरी लेंथ की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो मुझको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूज है कि गगनयान मिशन हेतु क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। फिर इसरो ने लॉन्च किया पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम और उसका नाम होगा स्पार्क। फिर रशिया ने लॉन्च किया ईरान का सैटेलाइट जिसका नाम है खयाम। फिर रक्षा मंत्री ने सेना को आधुनिक उपकरण और प्रणालियां सौंपी है, वो देख लेंगे। इसके बाद में मिग-21 बाइसन है वो 2025 तक रिटायर होंगे, ये भी काफी अच्छी खबर है। फिर मलेशिया की कार्यालय मलेशिया में ऑफिस खोलेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी देखेंगे। और हमें पता होगा कि आईएनएस विक्रांत है उसको हमारे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है, जो देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। फिर हम देखेंगे डीआरडीओ का वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है उसका सफल परीक्षण किया गया, ये भी देखेंगे। तो ठीक ठाक टॉपिक है, देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है कि गगनयान मिशन हेतु क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो इसरो द्वारा गगनयान परियोजना के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का परीक्षण किया गया श्रीहरिकोटा से। और इसमें अलग अलग टेस्ट प्लान किए गए थे जिसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, फिर पेड अबोर्ड टेस्ट, टेस्ट व्हीकल मिशन शामिल है। क्रू एस्केप सिस्टम किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को हटा लेता है और इस प्रकार यात्रियों को सुरक्षित करता है। अब क्रू मॉड्यूल फेयरिंग क्या है इसमें बताया गया। ये बनाया किसने? ये बनाया है हाल ने गगनयान मिशन के लिए 2 घटक उपकरणों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसको सौंप दिया है। तो सबसे पहला है एक तो क्रू मॉड्यूल फेयरिंग, दूसरा है हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है जो हाल ने सौंपे हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को। उसके बाद में बताया कि इसरो ने बेंगलुरु स्थित कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसके द्वारा निर्मित CMF संरचना भी प्राप्त की है। और CMF संरचना एक सुरक्षात्मक संरचना है जो भारत के भावी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए आवास संरचना है जिसमें वो गर्मी, दबाव, वायुमंडलीय घर्षण होगा उसकी चरम स्थितियों का सामना कर पाएंगे। और जो हमने देखा था ना हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर HTS, उसका काम ये होता है कि जो मिशन पर सवार मनुष्य हैं उनको एस्केप मोटर को फायर करके सुरक्षित रखे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसरो का जो पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है स्पार्क, इसके बारे में। तो ये एक डिजिटल कंटेंट है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इतिहास और सफलता को दर्शाया गया है। तो स्पार्क है वो इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है और इस पार्क में म्यूजियम भी होगा, थिएटर, ऑब्जर्वेटरी, इसके अलावा बगीचे भी हैं और खेलने के पार्क के अलावा इसमें असली आकार के रॉकेट भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इसरो की सफलताएं, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जानकारी दी गई है। अब एक बात इंपॉर्टेंट जो है कि जो इसरो है वो किसी भी जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री जो होती है उसके अधीन नहीं, उनके अधीन नहीं आता। तो इसरो वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके तहत संचालित होता है, लेकिन ये डायरेक्टली PMO को जवाबदेह होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है ना उसको जवाबदेह होता है और इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। तो इतनी सी बात थी। एक बात और बता देती हूँ कि मिशन गगनयान है वो हमारी जो इसरो है उसका प्लान है कि 2023 में लॉन्च करेंगे। और पहले इसरो का प्लान था कि पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा लेकिन कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अगर आपको टाइम हो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में, मिशन गगनयान के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेंगे। ठीक है, फिर रूस ने लॉन्च किया ईरान का सैटेलाइट। तो हमें पता है कि ईरान पर जो सैंक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज के, इस कारण रशिया भी ईरान के क्लोजर आ रहा है। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी के बीच पश्चिमी देशों के विरुद्ध मिलकर काम करने का वायदा करने के 3 सप्ताह बाद ही रूस द्वारा ईरान के एक उपग्रह को लॉन्च किया गया और उस उपग्रह का नाम है खयाम। और ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? कजाकिस्तान के जो बेकुनूर कोस्मोड्रोम है उसमें एक रूसी सोयूज रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये खयाम नाम है ये दिया गया था वहां के कवि और दार्शनिक उमर खयाम के नाम पर।
और क्या काम करेगा? ये सैटेलाइट है ईरान का। ये कृषि उद्देश्यों के लिए विकिरण और पर्यावरण निगरानी सहित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है और उपग्रह 1 मीटर प्रति पिक्सल डेफिनेशन के साथ उच्च रिजोल्यूशन सर्विलांस छवियां प्रदान करेगा। अब आगे देख लेते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो हमें पता होगा सबसे पहले कि डिफेंस में इंडिया बहुत कुछ प्रगति कर रहा है और सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। तो उसके थ्रू हम भारत में ही स्वदेशी उपकरण डिफेंस आइटम है उनको बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में रक्षा मंत्री ने सेना को आधुनिक उपकरण और प्रणालियां सौंपी है। तो युद्ध के बदलते हुए तरीकों को ध्यान में रखते हुए सेना को अधिक मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री जी ने स्वदेश में विकसित आधुनिक उपकरण और सिस्टम भारतीय सेना को नई दिल्ली में सौंपे। और इसमें जो देख लो मेन चीजें क्या है, एक तो ये याद रखना है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम है वो क्या है वो भी आगे दिया हुआ है। और दूसरी है नई पीढ़ी की एंटी पर्सनल माइन, इसका नाम है निपुण। तो ये दोनों ही हाईलाइट कर लीजिएगा कि निपुण क्या है सबसे पहली बात तो, और एक एफ इंसान्स क्या है। ठीक है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर चीजें भी सौंपी गई है जिनमें क्या है टैंक है अत्याधुनिक, फिर थर्मल इमेजर होंगे और इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल और असोल्ट बोट शामिल है। तो एफ इंसान्स जो हमने पढ़ा था इसके बारे में ये क्या है, एक 3 प्राइमरी सब सिस्टम से लेस एक एफ इंसास प्रणाली होगी। वो रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी को शामिल करने और अपडेट करने में अपग्रेड करने में सक्षम होगी। तो इसमें पहला सब सिस्टम है वो दिन और रात के होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट के साथ आधुनिक अत्याधुनिक असोल्ट राइफल है। ठीक है, और ये विशेष रूप से डिजाइन की गई हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के माध्यम से दूसरी उप प्रणाली होगी वो सुरक्षा उप प्रणाली है। और तीसरी उप प्रणाली में संचार और निगरानी प्रणाली शामिल है। और निपुण ये एक एंटी पर्सनल माइन है जो काफी ताकतवर और मजबूत है और इसे विकसित किया गया है अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे और भारतीय उद्योग के प्रयास से। और एक अनुकूल्ड है हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। ये क्या करेगा, थर्मल इमेजर होता है बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी मौसम हो कितना भी अंधेरा हो हमें जो दुश्मन है वो क्या कर रहा है वो कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो ये दिन और रात दोनों में और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए दृश्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त T-90 टैंक के लिए कमांडर थर्मल इमेजिंग साइट को इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और इसके अलावा लैंडिंग क्राफ्ट एशोल्ट को मेसर्स एक्वेरियस शिप यार्ड लिमिटेड गोवा द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसी के अलावा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से खरीदे गए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल जो सैनिकों को त्वरित मोबिलिटी प्रदान करेंगे। और इसी के साथ साथ है इन्फेंट्री सैनिकों को गतिशीलता और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, ये भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने तैयार किए थे। अब देखते हैं कि 2025 तक रिटायर हो जाएंगे MiG-21 बाइसन विमान। अब इसमें खास बात आपको पता होगी कि MiG-21 है वो हमेशा से हर महीने न्यूज आती रहती है कि क्रैश हो गई और जो एयरफोर्स के पायलट हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि इनको रिटायर किया जाए। तो वर्ष 2025 चुना गया इनके लिए। तो इसमें क्या बताया है कि ये इनकी जगह एयरफोर्स स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान सुखोई 30 जैसे अधिक सक्षम लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में स्थान देगी। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है MiG-21 के बारे में कि ये रशियन कंपनी है मिकोयान, उसके द्वारा वर्ष 1955 में ये निर्मित किए गए थे और भारत को सौंपे गए थे 1963 में। और कुल इंडिया के पास 874 MiG-21 विमानों का बेड़ा है और इनके अपग्रेडेड वर्जन है वो MiG-21 बाइसन है। और इस जो MiG-21 बाइसन है इसकी स्क्वाड्रन का नाम है स्वॉर्ड आर्म्स। ठीक है, और ये जो MiG-21 बाइसन है इनका युद्ध 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन श्वेत सागर में किया गया था। और ये सभी को पता है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और इसमें जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जो विमान क्रैश हुआ था वो भी MiG-21 ही था जो पाकिस्तान में गिरा था। बाद में पाकिस्तान ने वापस से अभिनंदन सर को लुटाया था। और उस टाइम ये देखो कि अमेरिका यूज कर रहा था जो पाकिस्तान यूज कर रहा था अमेरिका द्वारा दिए हुए विमान F-16, हालांकि उसको MiG-21 ने मार गिराया था। तो बड़ी अच्छी बात है ये।
अब देख लेते हैं कि मलेशिया में कार्यालय खोलेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये काफ़ी डिफेंस के क्षेत्र में एडवांस काम कर रही है। तो ये कुआलालंपुर में ऑफिस खोलेगी ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो जो भी आइटम्स है डिफेंस आइटम उनकी मार्केटिंग और सेल्स कर पाए। और इसके लिए इसमें बताया कि जो मलेशियन नेवी एयरफोर्स है उनकी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो काम करेगी। और इसी के साथ जो हाल है वो भारत में निर्मित जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस है और सैन्य हेलीकॉप्टर उनकी बिक्री के लिए मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी संभावनाएं तलाश रही है। अब आगे बताया कि नौसेना में स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को शामिल कर लिया है। इसमें कर लिया जाएगा, लेकिन हमें पता है 2 सितंबर 2022 को ये शामिल कर लिए गए हैं। अब देखो, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, इनको बनाने की क्षमता और खास करके 40,000 टन के ऊपर विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता कुछ ही देशों के पास है। और खुशी की बात है भारत भी अब इनमें शामिल हो चुका है। इसके अलावा अन्य देश अमेरिका, जिसके पास वर्ल्ड में हाईएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ब्रिटेन के पास भी ये क्षमता है, रशिया, चाइना और फ्रांस के पास भी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के पास 2 अब एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। एक तो होगा विक्रमादित्य और दूसरा हमने ये अभी देख रहे हैं विक्रांत है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जो विक्रांत है उसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है। और इसमें लागत आई थी लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसको भारतीय नौसेना में तो शामिल कर ही लिया गया है। और इसका डिजाइन तैयार किया गया था नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा। और निर्माण 2009 में स्टार्ट हुआ है, हालांकि कुछ टाइम लग गया, लेकिन फाइनली हमने इसको शामिल कर ही लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह दी गई है, वो देख लो। 262 मीटर लंबे हैं, 62 मीटर चौड़े और 59 मीटर ऊंचा। ठीक है। और अधिकतम गति है लगभग 28 समुद्री मील है। और इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामो 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर है, वो इस पर हर टाइम क्या रहेंगे, तैनात रहेंगे। और इसमें 2300 से अधिक डिब्बे होंगे, जिसमें 1700 से अधिक लोग हैं वो रह सकेंगे। और युद्धपोत ग्रेड स्टील से बनाया गया है और इसका उड़ान डेक है वो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, तो काफी बड़ा है ये। अब है कि DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम का लॉन्च किया। ठीक है। तो ये लॉन्च है DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा चांदीपुर ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। और ये सतह से हवा में मार करेगी। ठीक है। और वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज है। तो शॉर्ट रेंज का मतलब है कि कितनी शॉर्ट रेंज है, तो ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई दुश्मन का टारगेट है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई है तो उस हवाई लक्ष्य को ये नष्ट कर सकती है। ठीक है। और इसके साथ एक इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये दुश्मन की जो रडार है उसके पकड़ में बहुत ही मुश्किल से आती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने की क्षमता रखती है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें कौन सी तकनीक लगी हुई है, एंटी रडार की, रडार भी इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और इसका एक कारण ये भी है कि ये जो समुद्र की सतह है वहाँ उसके नज़दीक से उड़ान भरेगी, तो इसका पता लगाना और बेअसर करना मुश्किल होता है। और इसके निर्माण में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी पुणे, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुणे का योगदान है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बची हुई थी वो बताया कि जो बाइडेन है वो भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिकों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। उनके प्रशासन में 130 के लगभग लोग हैं जो भारतीय मूल के वो काम कर रहे हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था वो डोनाल्ड ट्रंप का था। अब है कि भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका है उसको विशेष समर्थन के तहत क्या दिया, 21,000 टन रासायनिक उर्वरक अगस्त 2022 में सौंपे थे। उससे पहले भी हमने 44,000 टन की जो सामग्री है उसकी आपूर्ति की थी और इनकी कीमत है $4 बिलियन। इंडिया वास्तव में श्रीलंका की काफी हेल्प कर रहा है और ये देखना होगा कि श्रीलंका है वो इंडियन जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनके प्रति किस टाइप से
रिएक्ट करता है। हमें पता होगा कि युआन वांग 5 है जो चाइनीज शिप थी, उसको डॉक करने की अनुमति दी थी श्रीलंका ने। हालांकि भारत ने इसका ऑब्जेक्शन भी जताया था, लेकिन फिर भी वो हम्बनटोटा पर रुकी थी। फिर है कि भारत ने अफगानिस्तान को भी मानवीय सहायता के तौर पर दुआओं की 10वीं खेप भेजी। काबुल में भारत का एक हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो भारत ने बनाया था, और वहां पर WHO है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो भारत लगभग अफगानिस्तान को 32 टन दवाएं हैं वो भेज चुका है। फिर बताया कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अगस्त्यमलाई में राज्य का 5वां एलिफेंट रिजर्व है वो नोटिफाई किया है वहां की गवर्नमेंट ने। फिर आगे बताया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल सुविधा के लिए एक MOU साइन किया है, जिसमें 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है उस वो ऋण समझौता हुआ है। और फिर बताया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया है। उनको भी अब स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी, जिसमें वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी वगैरह भी करवा सकेंगे। और इसके लिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के बीच में एक समझौता हुआ है। और इसमें बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरीदाबाद में एक 6000 करोड़ की लागत से बना हुआ हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन किया है। इसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बताया